लड़कियां माँ का ही रूप होती हैं और माएँ हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करती हैं, इसलिए माएँ हमेशा खास होती हैं। आज की कहानी इस सच्चाई को खूबसूरती से दर्शाती है। ये कहानी है 7 साल की एक लड़की ओशन की, एक ऐसी कहानी जो शांत, शक्ति, प्रेम और गहरी भावनाओं से भरी है। नमस्कार है। कहानी 1907 में जापान के एक छोटे से गांव में शुरू होती है। सर्दियों का मौसम है और दृश्य एक बेहद गरीब परिवार पर खुलता है। एक माँ, एक पिता, भाई बहन, दादी और हमारी कहानी की नायिका छोटी ओशन। ओशन एक प्यारी सी 7 साल की बच्ची है। वे सभी एक साथ बैठकर दिन भर के लिए उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना है उसे खुशी खुशी बांटकर खा रहे हैं। लेकिन ओशन के पिता खुश नहीं हैं। वो बहुत परेशान दिख रहे हैं। अचानक वह घोषणा करते हैं, ओशन, मैंने तय किया है, अब से तुम काम करोगी। तुम एक अमीर घर में नौकरानी का काम करोगी। लेकिन ओशन मना कर देती है। वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है और किताबें पढ़ना चाहती है। उसकी माँ और दादी भी नहीं चाहती कि वह इतनी कम उम्र में काम करे। फिर भी परिवार के पास सर्दियों में जीवित रहने के लिए पर्याप्त चावल नहीं है, इसलिए उसके पिता उसे 2 बोरी चावल के बदले भेजने पर जोर देते हैं। जब ओशन फिर भी मना करती है तो उसके पिता अपना आपा खो देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे बचा लेती है। बेबस माँ और दादी रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। अगली सुबह ओशन की माँ बर्फीली नदी के किनारे चुपचाप बैठी है, दुख में डूबी हुई। ओशन उसे बार बार पुकारती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद माँ बेहोश हो जाती है और गांव वाले उसे जमा देने वाले ठंडे पानी से बाहर निकालते हैं। दिल दहला देने वाली सच्चाई ये है, गरीबी की ऐसी जिंदगी में एक और बच्चे को लाने के विचार को सहन न कर पाने के कारण ओशन की माँ ने अजन्मे बच्चे को खोने की उम्मीद में उस बर्फीली नदी में कदम रखा था। बेचारी माँ को और कोई रास्ता नहीं सूझा। ये देखकर छोटी ओशन का दिल टूट जाता है। वो फैसला करती है कि उसे अपने परिवार का साथ देना होगा और काम करने के लिए सहमत हो जाती है। उस रात वह उठती है और अपनी माँ से कहती है, मैं कल काम पर जाऊंगी। उसकी माँ मना कर देती है, कहती है कि वो उसे दूर नहीं भेजेगी। माँ, मेरे लिए बस यही मायने रखता है कि आप जीवित रहें। मैं काम करूंगी, लेकिन कृपया फिर कभी ऐसा मत करना, वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहती है। उसकी माँ फिर उसे एक लोरी सुनाती है, धीरे से थपकी देकर उसे सुला देती है। आज ओशन को जाना है। जाने से पहले वह अपने भाई के लिए तिनकों से एक छोटा सा उल्लू बनाती है, जो उसने अपनी दादी से सीखा था। जल्द ही कुछ लोग चावल की बोरियां लेकर आते हैं। उस चावल के बदले में ओशन को काम करना होगा और अब उसके जाने का समय आ गया है। उसकी माँ उसे एक किमोनो पहनाती है जो उसने खुद सिला था। उसकी माँ उसे बताती है, अब से वो अकेली होगी, उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा, लेकिन अगर किसी भी समय ये सहन करना बहुत मुश्किल लगे तो वो घर वापस आ जाए। उसकी माँ हमेशा यहीं उसका इंतजार करती रहेगी। ये कहते हुए उसकी माँ अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसकी दादी उसके हाथ में एक सिक्का रखती है और कहती है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकती। फिर वो ओशन को कसकर गले लगा लेती है। आज ये छोटी सी लड़की काम करने के लिए अपना घर छोड़ रही है। अपने माता पिता को पीछे छोड़ना ओशन के लिए दिल तोड़ने वाला है और यह उसकी माँ को भी उतना ही दुख पहुंचाता है। भले ही उसके पिता उसे काम पर भेज रहे हैं, उसे जाते हुए देखना उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं और इस तरह भारी मन से ओशन एक मजदूर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ती है। आज से ओशन की कामकाजी जिंदगी शुरू होती है। सुबह सवेरे वो उठती है और कुएं से पानी खींचती है। फिर उसे खाना पकाने के लिए आग जलाने को कहा जाता है। वो ऐसा करती है और खाना पकाने में मदद करती है। एक बार जब खाना तैयार हो जाता है तो सभी कर्मचारी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ओशन भूखी है। इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे खाने की इजाजत नहीं है। घर की मालकिन उसे बाहर घसीटती है और कमरे से बाहर जाने को कहती है। जब ओशन महंगी चटाई से ठीक से नहीं उतर पाती तो उसे पीटा जाता है। फिर उसे पूरे घर की सफाई करने को कहा जाता है। खाली पेट होने पर भी ओशन सारा काम करती है। बाद में आखिरकार उसे खाने के लिए कहा जाता है। बहुत खुश होकर वो रसोई में जाती है तो देखती है कि कटोरे में चावल बचे ही नहीं हैं। जब वो मालकिन को बताती है तो वह बर्तन के किनारे पर लगे कुछ दानों की ओर इशारा करती है और उसे वही खाने को कहती है। अपने दुख को एक तरफ रखकर ओशन उन बचे खुचे दानों को गहरी संतुष्टि के साथ खाती है। ओशन पढ़ना चाहती है। एक दिन घर के बच्चे के साथ घूमते हुए वो कुछ बच्चों को किताबें पढ़ते हुए देखती है। वो दृश्य उसे खुशी से भर देता है। बेध्यानी में वो बच्चे को अपनी पीठ पर उठाए हुए उनके साथ स्कूल की ओर चलने लगती है, लेकिन जल्द ही मालकिन उसे वापस बुला लेती है। वो घर लौटती है और बच्चे को उसकी माँ को सौंप देती है।
इतनी देर तक बच्चे को उठाने से उसकी पीठ में दर्द होता है और फिर उसे बच्चे के सारे कपड़े साफ करने के लिए कहा जाता है। जब वो उन्हें कुएं के पास धोना शुरू करती है तो मालकिन आती है और उसे फिर से मारती है क्योंकि वह गंदे कपड़े कुएं के इतने पास साफ कर रही थी। फिर उसे उन्हें एक नदी में धोने के लिए भेजा जाता है। इतनी ठंड के दिन में उसे नदी के बर्फीले, हड्डियों तक को कंपा देने वाले ठंडे पानी में कपड़े धोने पड़ते हैं। ये बेहद मुश्किल है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। हर दिन वो इस तरह की कड़ी मेहनत सहती है। उस घर की औरत ने इस छोटी सी लड़की पर काम का इतना भारी बोझ डाल दिया है। अब ओशन को कठिनाई की आदत हो गई है। वो कहे जाने से पहले ही सारे काम खत्म करने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर एक दिन वो औरत अचानक ओशन पर चोरी का आरोप लगाती है। वो दावा करती है कि एक सिक्का गायब हो गया है। ओशन बार बार कहती रहती है कि उसने कुछ नहीं चुराया, लेकिन वह औरत सुनने को तैयार नहीं होती। वह न केवल उस पर चोरी का आरोप लगाती है, बल्कि उसके सारे कपड़े उतारकर उसकी तलाशी भी लेने लगती है। तभी उसे वह सिक्का मिलता है जो ओशन की दादी ने उसे दिया था। ओशन गिड़गिड़ाती है कि यह चोरी का नहीं है, वह इसे घर से लाई थी, लेकिन कोई नहीं सुनता। अपमानित और गुस्से में ओशन घर से बाहर निकल जाती है। रोते हुए वह कड़ाके की ठंड में भारी बर्फबारी के बीच बिना किसी मंजिल के चलने लगती है। आखिरकार वह बर्फ पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी जंगल में एक शिकारी लड़का उसे पाता है। जब ओशन को होश आता है तो वह देखती है कि लड़का उसके पास बैठा हारमोनिका बजा रहा है। उसका नाम साको है। साको धीरे से उसे चिंता न करने के लिए कहता है कि वह ठीक हो जाएगी। वो उसे थोड़ा गर्म सूप पीने को देता है। जल्द ही मात्सुजो साको के साथ आता है और ओशन को सब कुछ समझाता है। वो उसे बताता है कि कैसे साको ने उसे कल पाया, उसे वापस लाया और पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। ओशन का दिल कृतज्ञता से भर जाता है। वो साको के प्रति गहरा सम्मान और आभार महसूस करती है। इस बीच उस घर में जहां ओशन काम करती थी, ये पता चलता है कि वास्तव में मालकिन के अपने बेटे ने ही दुकान पर पैसे देने के लिए सिक्का लिया था। ओशन ने कुछ नहीं चुराया था। ये पता चलने के बाद भी उस औरत को ओशन पर झूठा आरोप लगाने का कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं होता। अगली सुबह मात्सुजो ओशन को उसके घर वापस ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन ओशन जाना नहीं चाहती। उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। मात्सुजो पहले तो मना करता है, लेकिन फिर साको कहता है कि वह रह सकती है। दरअसल साको खुद छिपा हुआ है। वो युद्ध से भागा हुआ एक भगोड़ा है और मात्सुजो उसे छिपाए रखने में मदद कर रहा है। एक बच्चे की देखभाल करना उन्हें खतरे में डालता है, लेकिन साको उसे मना नहीं कर पाता। ओशन उसे रहने देने के लिए उसका गहराई से धन्यवाद करती है। वो उसे बताती है कि कैसे उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था। तभी साको उससे पूछता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारे नाम का क्या मतलब है? ओशन का मतलब है विश्वास, सच्चाई। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है और अपने नाम की तरह ही तुम्हें एक सुंदर, सार्थक जीवन जीना चाहिए। उस दिन से ओशन हमेशा साको के साथ रही। एक दिन साको अचानक बहुत बीमार पड़ जाता है। ओशन समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। मात्सुजो समझाता है, साको एक पूर्व सैनिक है। वो युद्ध में गया था और गोलियों में से एक अभी भी उसके शरीर के अंदर है। चारों ओर मौत देखकर साको गहरे सदमे में था और युद्ध के मैदान से भाग गया था। उस रात ओशन प्यार से उसकी देखभाल करती है, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है। ओशन और साको के बीच एक गहरा, स्नेहपूर्ण रिश्ता बन जाता है। एक दिन वह साको को एक किताब पढ़ते हुए देखती है। वो उसे बताती है कि वो स्कूल जाने की कितनी इच्छा रखती है। भावुक होकर साको उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। वो उसे अक्षर दिखाता है, उसे पढ़ना और लिखना सिखाता है। एक दिन एक साथ युद्ध की कविता पढ़ते हुए ओशन पूछती है, आपको युद्ध में गोली लगी थी, आपको गर्व महसूस होना चाहिए, है ना? साको धीरे से समझाता है, युद्ध जीतने के लिए तुम्हें कई जानें लेनी पड़ती हैं। युद्ध कभी भी अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। इस तरह साको ओशन को जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। अब ओशन साको के साथ रहकर बहुत खुश है। उसने कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की थी, दो अजनबियों के साथ रहकर जिन्होंने उसके साथ इतना स्नेह भरा व्यवहार किया। पूरी सर्दी इसी गर्मजोशी और खुशी में बीत जाती है। लेकिन अब ओशन के घर लौटने का समय आ गया है। वो जाना नहीं चाहती, वो यहाँ सचमुच खुश है। उसे क्यों जाना चाहिए, लेकिन साको उसे नहीं रख सकता। उसकी आगे एक लंबी जिंदगी है और उसे इसे अच्छे से जीना होगा। वो इस छोटी सी लड़की की जिंदगी को पहाड़ों में बर्बाद नहीं होने दे सकता। साको उसे अपना हारमोनिका देता है और कहता है, इसे हमेशा अपने पास रखना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। फिर वह उसे अपनी पीठ पर उठाता है और उसे घर छोड़ने के लिए यात्रा शुरू करता है। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचते हैं और अलविदा कहने की तैयारी करते हैं, सेना के कुछ लोग आ जाते हैं। वे तुरंत साको को युद्ध भगोड़े के रूप में पहचान लेते हैं और उसे और ओशन को भी गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन साको ओशन को गिरफ्तार नहीं होने देता। वो उससे कहता है अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। फिर जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, सैनिक उसे गोली मार देते हैं और बस ऐसे ही साको मर जाता है। उन्हीं लोगों द्वारा गोली मार दी जाती है जिनकी उसने कभी सेवा की थी। दुख और दर्द से भरे दिल के साथ ओशन घर लौटती है। इतने दिनों बाद अपने बच्चे को देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन उसके पिता उसे देखते ही उसे मारने लगते हैं। उसकी चोरी के कारण परिवार को अपमानित होना पड़ा था। उन्होंने वो चावल की बोरी भी लौटा दी थी जो उन्हें दी गई थी। हालांकि उसकी माँ उसे अंदर ले जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसे घर में घुसने नहीं देते। ओशन पूरी ठंडी रात बाहर सोती है। अगली सुबह एक औरत ओशन की छोटी बहन को ले जाने आती है। उसे एक दूसरा परिवार गोद लेने वाला है। ओशन अपनी बहन को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन वह औरत उसे धीरे से समझाने की कोशिश करती है। उसकी बहन उस परिवार में एक अच्छी इंसान बनकर बड़ी होगी। यहाँ वे दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते। ओशन भारी मन से बाहर बैठी रहती है। वो कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन वो फिर से एक नए घर में काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है। घर की मालकिन, जिसका नाम रूनी है, उसे ये भी बताती है कि उन्हें किसी काम करने वाले की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वे अंदर चले जाते हैं, लेकिन ओशन बिना काम के घर लौटने से मना कर देती है। इसलिए रात होने पर भी वो घर के सामने बैठी रहती है। आधी रात को घर की बहू मीनू बाहर आती है और ओशन से कहती है कि शायद किसी ने उसे गलत जानकारी दी है, यहाँ किसी मदद की जरूरत नहीं है। मीनू उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि वह रात किसी सराय में बिता ले और फिर अपने गांव लौट जाए, लेकिन ओशन पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो बिना काम किए नहीं जाएगी। उसके परिवार को 2 साल के काम के बदले 5 बोरी चावल का वादा किया गया था। उस चावल की सख्त जरूरत है। उसका परिवार भूखा मर रहा है। वो कहती है कि वो हर तरह का काम कर सकती है और उनसे एक मौका देने की विनती करती है। रूनी सब कुछ सुन लेती है और ओशन को अपने घर में रहने देने का फैसला करती है। ओशन बहुत खुश होती है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठती है और काम शुरू करने के लिए रसोई में जाती है। वो चावल बनाना चाहती है, लेकिन घर की नौकरानी उसे ऐसा करने से मना करती है। ओशन बस एक छोटी बच्ची है, फिर भी ओशन खुद ही चावल बनाती है। फिर वो और काम करना चाहती है। वो कपड़े धोना चाहती है, लेकिन फिर नौकरानी उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। हालांकि उसने पिछले घर में ये सारे काम किए थे, यहाँ उसे ये करने की जरूरत नहीं है। और अजीब तरह से काम न करने दिए जाने पर ओशन को दुख होता है। उसके बाद ओशन मीनू के छोटे बेटे को घुमाने ले जाने लगती है। एक दिन वो अपनी उम्र की एक लड़की कायो को देखती है। कायो वास्तव में इसी घर की बेटी है, मीनू की बेटी। घर की एक नौकरानी उसे स्कूल छोड़ने जा रही है। ओशन पूछती है, क्या तुम खुद स्कूल नहीं जा सकती? कायो को ये टिप्पणी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में ओशन देखती है कि कायो की एक किताब मेज पर रखी है। ओशन को पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए वो किताब उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। तभी कोई उसे काम करने के लिए बुलाता है, इसलिए वो किताब अपने पास रख लेती है और काम पर चली जाती है। जब कायो स्कूल से लौटती है और किताब नहीं मिलती तो वो सबसे पूछने लगती है। आखिरकार वो उसे ओशन के पास देखती है। चूंकि ओशन ने बिना पूछे किताब ली थी, कायो उसे चोर कहती है। मीनू को ओशन के व्यवहार से दुख होता है। कायो के पिता अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक चोर को उनके घर में नहीं रखना चाहिए। ओशन बीच में आती है और कहती है कि उसने किताब नहीं चुराई, वो बस उसे पढ़ना चाहती थी। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पाता कि ओशन जैसी नौकरानी सच में पढ़ सकती है। इसलिए रूनी उसे किताब जोर से पढ़ने के लिए कहती है। ओशन खूबसूरती से पढ़ना शुरू करती है और हर कोई यह सुनकर हैरान रह जाता है कि वह कितनी स्पष्टता और धारा प्रवाह ढंग से पढ़ती है। फिर रूनी उससे कहती है, ओशन, लोग पहले से ही मानते हैं कि नौकरानियां स्वभाव से दोषी होती हैं, इसलिए अब से ऐसी चीजों से बहुत सावधान रहना। ओशन अब घर में सबके करीब आ गई है। वे उससे ज्यादा काम नहीं करवाते और वे उसे भरपूर खाना देते हैं। वो यहाँ अच्छा कर रही है। एक दिन वह साको का दिया हुआ हारमोनिका बजा रही है। कायो उसे देखती है, उससे ले लेती है और बजाना शुरू कर देती है। फिर वो कहती है, मैं ये ले रही हूँ, मेरी माँ तुम्हें इसके पैसे दे देगी। लेकिन ओशन इसे देने से मना कर देती है। चाहे तुम दुनिया का सारा पैसा भी ले आओ, मैं इसे नहीं बेचूंगी। ये साको का दिया हुआ तोहफा है, यह उसकी आखिरी याद है जो मेरे पास है। कायो गुस्सा हो जाती है, ओशन को धक्का देती है और हारमोनिका को लात मारकर तोड़ने की कोशिश करती है। घबराहट में ओशन उसे परे धकेलती है और हारमोनिका उठा लेती है, लेकिन कायो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ओशन गंभीर मुसीबत में है।
कायो के पिता को पता चलता है ओशन ने न केवल उनकी बेटी को धक्का देकर बेहोश कर दिया है, बल्कि वह पहले भी अपने पिछले घर से भाग चुकी थी और एक ऐसे आदमी के साथ देखी गई थी जो एक भगोड़ा था, जिसे देशद्रोही माना जाता था। वो अपनी माँ से कहता है कि ओशन को घर से निकाल देना चाहिए। ओशन कहती है, हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने कायो को धक्का दिया, लेकिन कृपया साको का अपमान न करें। वो एक दयालु आदमी था, उसने मुझे आश्रय दिया और मुझे पढ़ना सिखाया। वो युद्ध से इसलिए भागा क्योंकि युद्ध जाने लेता है और लोगों को दूसरों को मारने के लिए मजबूर करता है। युद्ध कोई हल नहीं है। रूनी ओशन से कहती है, कायो ठीक हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर समस्या हुई है, कोई भी तुम्हारे साथ अच्छे संबंध नहीं रख पाएगा। तुम अब एक ही घर में नहीं रह सकती। इसलिए रूनी ओशन को किसी दूसरे परिवार में काम दिलवाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ कायो को होश आ जाता है। घर की नौकरानी उसे घास से बना एक छोटा सा उल्लू देती है जो ओशन ने उसके लिए बनाया था। उसे पता चलता है कि ओशन घर छोड़ रही है। ये सुनकर कायो अपनी दादी रूनी के पास भागती है और विनती करती है कि यह ओशन की गलती नहीं है। वो स्वीकार करती है कि उसने ओशन को हारमोनिका खरीदने के लिए मजबूर किया था। जबकि सब कायो से डरते थे, ओशन नहीं डरी। उसने उसका सामना किया। उनके बीच जो लड़ाई हुई थी वह भी बस एक बचकाना खेल था। ओशन एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे घर से नहीं भेजा जाना चाहिए। कायो अपनी दादी से ओशन को रहने देने की विनती करती है। दादी कायो की बातों से प्रभावित होती है। वो फैसला करती है कि ओशन घर में ही रहेगी। उस पल से ओशन फिर से वहां रहने लगती है। कायो उसकी पक्की दोस्त बन जाती है। वे ओशन को अपने साथ मंदिर में प्रार्थना करने भी ले जाते हैं। ओशन अब सचमुच खुश है। उसकी माँ शराबी मर्दों के साथ रहकर कुछ पैसे कमाने के लिए उस इलाके में आई है। अपनी माँ को इस हाल में देखकर ओशन चौंक जाती है। उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। उस रात वे चुपचाप एक दूसरे से मिलते हैं। ओशन की माँ उसे बताती है कि वह यहाँ काम के लिए आई थी और मौसम बदलने पर उसका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। फिर वो घर लौट जाएगी। वो बस अपनी माँ को गले लगा लेती है और रोती है। ये जानकर कि उसकी माँ को ऐसा काम करना पड़ रहा है, ओशन को गहरा दुख होता है। वो फूट फूट कर रोती है। रूनी ये देखती है और ओशन की माँ के बारे में सच्चाई समझ जाती है। फिर भी वो कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वो ओशन को दिलासा देती है, यही तो महिलाओं की महानता है। वे कभी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। वे अपने माता पिता, अपने पति और अपने बच्चों के लिए काम करती हैं। उनके पास अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं होती। तुम्हारी माँ ये परिवार के लिए कर रही है, भले ही यह काम उसे दर्द दे। वो इसे सहती है। उसे कभी दोष मत देना, कभी उससे नफरत मत करना। अपनी माँ को पूरे दिल से प्यार करना। ओशन फूट फूट कर रोने लगती है। बसंत चुपचाप आ जाता है। ओशन की माँ घर लौट आई है। एक दिन काम करते समय मीनू खबर लाती है कि ओशन की दादी बहुत बीमार है और उसे तुरंत घर लौटना होगा। लेकिन ओशन अपने हिस्से का काम खत्म करने से पहले जाने से मना कर देती है। वो काम करती रहती है। दूसरी नौकरानियां उससे रुकने और तुरंत चले जाने की विनती करती हैं। शायद तब वो अपनी दादी को जीवित देख सके। फिर भी ओशन काम करना जारी रखती है। इस बीच उसकी दादी मृत्युशैया पर है। हालांकि वो अपनी प्यारी पोती को आखिरी बार नहीं देख पाती, लेकिन वो ओशन द्वारा कमाए और भेजे गए चावल को बड़े संतोष के साथ खाती है। तभी ओशन को अभी भी काम करते देख कायो पास आती है और उसे अपना एक किमोनो देती है। वो ओशन से कहती है कि इसे पहनकर अभी अपनी दादी के पास जाए। ओशन अब और इंतजार नहीं करती। वो अपने गांव की ओर दौड़ पड़ती है, अपनी दादी को आखिरी बार देखने के लिए दृढ़ संकल्पित। वो यात्रा में संघर्ष करती है और जब वो आखिरकार घर पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि उसे बहुत देर हो चुकी है। उसकी दादी अब नहीं रही। उनका देहांत हो चुका है। रोते हुए ओशन बार बार अपनी दादी से माफी मांगती है। वो आखिरी बार उनके पास नहीं आ सकी। उस पछतावे से उसका दर्द और भी गहरा हो जाता है। फिर उसी दुख को दिल में लिए वो सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है और देखती है कि उसकी माँ अभी भी काम कर रही है। अपनी दादी की तस्वीर के पास बैठी उसकी माँ उसे पैसे देती है, वही पैसे जो उसकी दादी ने उसे दिए थे, जिसे परिवार ने कभी उससे ले लिया था, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर। ये पैसा ओशन के पास उसकी दादी की आखिरी याद बन जाता है। वो अपनी माँ को अथक रूप से घर के सारे काम करते हुए देखती है। अपनी माँ को अपमानजनक काम करते देख जो दर्द उसे महसूस हुआ था वो कम होता हुआ लगता है। रूनी के शब्द उसके मन में गूंजते हैं, माँ अपने लिए नहीं जीती, वे अपने परिवार के लिए जीती हैं। ओशन अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ आप हमेशा काम करती रहती हैं। उसकी माँ जवाब देती है, यही तो माँ का काम है। ओशन एक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, माँ मैं सचमुच खुश हूँ कि मैं आपकी बेटी के रूप में पैदा हुई। उसकी माँ जवाब देती है, अब से तुम हमारे साथ रहोगी।
हमने परिवार के लिए बहुत संघर्ष किया है, अब और संघर्ष नहीं। लेकिन ओशन कहती है, नहीं माँ, ये संघर्ष नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। अगर मैं अकेली भी रहूँ तो भी मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ओशन को इतना जिम्मेदार देखकर उसकी माँ खुशी से भर जाती है। अब ओशन ने जीवन में अपना रास्ता खोज लिया है। कभी चंचल 7 साल की वो लड़की अब एक जिम्मेदार और परिपक्व इंसान बन गई है। वो फिर से आगे बढ़ती है, काम की ओर और पढ़ाई के अपने सपने को पूरा करने की ओर, अपने परिवार के साथ खड़े होने के लिए। और यहीं पर कहानी खत्म होती है।